एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की हमारी जो वीडियो है वो है ट्राइब्स से रिलेटेड। मैंने आपको बोला था कि मैं ट्राइब्स पे एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी आपके लिए, जिसमें उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंक्लूडेड होगी। तो इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी, एंड अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि ट्राइब्स किसे कहते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। तो अगर हम एक नॉर्मल अर्थ में लें तो जनजाति से नॉर्मली अर्थ लगाया जाता है कि वो लोग जो पुरानी जो जीवन पद्धति है जीते हों, बहुत ही पुराने तरीके से रहते हों एक ही जगह पे अपना, और बिल्कुल जैसे कि स्टार्टिंग की सभ्यता होती थी उस तरीके से जिनका जीवन यापन होता हो, तो उनको हम बोलते हैं जनजाति। ये जो जनजाति शब्द है ये कहाँ से आया? तो ये जो जनजाति शब्द है ये है संवैधानिक वर्ड। इसको यूज किया गया है आदिवासियों का वो समूह, वो भाग जिनको राष्ट्रपति एक अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित करता है। ठीक है, ये डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 366 में। आर्टिकल 366 का भाग 25 अनुसूचित जाति की परिभाषा देता है कि आदिवासियों का वो भाग, वो समूह जिनको राष्ट्रपति एक अधिसूचना के द्वारा अनुसूचित करता है, एक सूची में डालता है, उनको बोला जाता है ट्राइब्स। और राष्ट्रपति के पास ये अधिकार आता कहाँ से है? तो राष्ट्रपति किसी भी जनजाति को अनुसूचित कर सकता है आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आर्टिकल 342 में ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को कि वो किसी भी जनजाति को एक अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित कर सकता है। तो ये है राष्ट्रपति का अधिकार, और ये है 366 का भाग 25 अनुसूचित जातियों को परिभाषित करता है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जनजातियों के लिए जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग वर्ड्स यूज करे हैं। जैसे कि आपके ठक्कर पापा हैं, इन्होंने जनजातियों को आदिवासी कहा। एलपी विद्यार्थी हैं, इन्होंने आदिवासियों को गिरिजन कहा। आपके जीएस घुरिये हैं, जीएस घुरिये ने जनजातियों को बोला कि पिछड़े हिंदू हैं, ये हमारा ही पार्ट है, लेकिन ये हमारी संस्कृति से पिछड़ गए हैं, इसीलिए ये पिछड़े हिंदू हैं, ये हमसे अलग नहीं है। तो इन्होंने इसको पिछड़े हिंदू बोला। तो अलग अलग नामों से बोला जाता रहा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो मजूमदार ने जनजातियों को परिभाषित करते हुए कहा कि जनजाति एक ही स्थान पर रहने वाला, एक ही भाषा बोलने वाला और एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाला एक प्रकार का समूह है जो कि अंतःविवाही होता है। अब यहीं पे इनकी विशेषताएं भी आपको क्लियर हो जाती हैं कि एक ही स्थान पे रहते हैं, एक ही भाषा होती है इनकी, एक ही प्रकार का व्यवसाय होता है, एक ही तरीके की इनकी संस्कृति होती है, प्लस ये अपने अंदर ही अपने समूह में ही विवाह करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बाहरी लोगों से अगर हम संपर्क करेंगे तो जो हमारा कल्चर है वो नष्ट हो जाएगा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, उसको क्षति पहुंचेगी। तो इसीलिए ये जनजाति जो होती है मोस्टली तो ज्यादातर अंतःविवाही होती हैं, कुछ जनजातियां होती हैं जो बहिर्विवाही होती हैं। अब इसका वर्गीकरण किस तरीके से किया जा सकता है? तो जनजातियों के वर्गीकरण के मुख्यतः दो आधार है। मतलब जनजातियां किस तरीके से किन किन भागों में डिवाइड की जा सकती हैं, तो इसके मुख्यतः दो आधार हैं। पहला आधार है आपका क्षेत्रीय, दूसरा है भाषा का आधार। जो क्षेत्रीय आधार है ये किसने दिया था? ये दिया था आपके BS गुहा ने। BS गुहा ने क्षेत्रीय आधार पर जनजातियों को 3 भागों में डिवाइड किया, पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। किसने बांटा ये? आपके BS गुहा ने। ओके, तो कौन कौन से वो क्षेत्र है जिनमें इन्होंने डिवाइड करा? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं? वो आता है आपका कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, असम और सिक्किम। यहाँ पे जो ट्राइब्स पाई जाती हैं इनको BS गुहा ने रखा पूर्वोत्तर क्षेत्र में। फिर मध्य क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट, ये मध्य क्षेत्र में इन्होंने रखा। और दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं? तो केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये आती हैं दक्षिणी क्षेत्र में। तो BS गुहा ने 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया क्षेत्रीय आधार पर जनजातियों को, पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र।
इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र भी आता है, जो कि राजस्थान में जितनी भी जनजातियां हैं तो उनको पश्चिमी क्षेत्र में रखा जाता है, लेकिन इसको BS गुहा ने अपने वर्गीकरण में नहीं लिया है। सेकेंड आधार है आपका भाषागत आधार। भाषागत आधार पर 4 प्रकार की जनजातियां, मतलब 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहली है इंडो यूरोपियन, जो कि हमारी कुछ तो इंडियन है, दूसरा जो आर्य सभ्यता इनका मिक्सअप है। तो इंडो यूरोपियन जो भाषा बोलती हैं, जो मतलब एक तो भारत की भी हो गई, प्लस जो बाहरी मिक्सअप जो लैंग्वेज होती है। फिर द्रविडियन, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो मूल भाषा बोलते हैं, प्लस देन फिर ऑस्ट्रियन एंड फिर तिब्बती और चीनी। तो ये 4 भाषागत आधार पे इन्होंने जनजातियों को डिवाइड किया और 3 डिवाइड किए क्षेत्रीय आधार पर। तो टोटल कितने हो गए? 7 जनजातियों को कितने आधारों पर डिवाइड किया? 7 आधारों पर। फिर अब हम देखते हैं कि जनजातियों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कैसे हम पहचाने कि कौन सी ट्राइब्स है। तो पहली जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है सामान्य निवास। कोई भी ट्राइब हो, उसका एक पर्टिकुलर निवास स्थान होता है, वो वहीं पे रहती है, वहीं पे उसका सारा जनजीवन व्यतीत होता है, वो एक निश्चित निवास स्थान पे रहती है और वहां पे उसका एक अपनी सभ्यता, एक अलग ही तरीके का जीवन होता है। बिल्कुल जो आम सोसाइटी होती है उससे हट करके बिल्कुल उनका एक अलग ही जीवन होता है। सेकेंड होता है कि प्रकृति पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये उद्योगों से तो बिल्कुल दूर ही होते हैं, पुरानी आदिम सभ्यता को जीते हैं, तो प्रकृति पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। मोस्टली तो खेती नहीं करते हैं तो झूम कृषि करते हैं, गहन कृषि बहुत ही कम करते हैं, और वो भी करते हैं तो वो भी एक तरीके से प्रकृति पे ही हो गया। दूसरे ये कहीं पे कंदमूल फल एकत्रित करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कहीं तो पशुओं को मार करके, मतलब पुरानी जो पद्धति है जैसे आदिम लोग हुआ करते थे, इनकी पद्धति अभी भी वैसी है। प्रकृति पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं, प्रकृति से बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध होता है इनका। इनकी आदिम जीवन शैली होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग का जो मानव था जिस तरीके से वो रहता था, बिल्कुल इनकी जीवन शैली वैसी ही होती है। फिर ये अंतःविवाही होते हैं, मोस्टली जनजातियां अंतःविवाही होती हैं। कुछ जनजातियों को इसमें अपवाद स्वरूप माना जा सकता है कि ये बहिर्विवाही भी होती हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख जनजातियां और उनके निवास स्थान। तो कौन कौन सी जनजातियां हैं और उनका जो निवास स्थान है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजातियां हैं? वो है आपकी बकरवाल, गद्दी, गुर्जर और लद्दाखी। फिर हिमाचल प्रदेश में लाहौली, गद्दी, कनौरा। उसके बाद उत्तराखंड में खस जनजाति पाई जाती है। अपने उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो वो है भोटिया और थारू, और ये जनजाति उत्तराखंड में भी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भोटिया और थारू जनजाति पाई जाती है। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। लेप्चा जनजाति से संबंधित एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे इसको माना जाता है कि ये गैर अपराधी जनजाति है, ये अपराधी नहीं है। यहाँ पे अपराध या तो नहीं ही होते हैं या तो फिर इनकी संस्कृति ऐसी है कि अपराध की संज्ञा ही नहीं है। सिर्फ जब यहाँ पे कोई सुसाइड करता है तो उसको अपराध माना जाता है। तो केवल आत्महत्या ही अपराध के रूप में यहाँ पे व्याप्त है, बाकी कोई भी अपराध नहीं है। तो अपराध विहीन जनजाति कह सकते हो आप लेप्चा जनजाति, जो कि है आपकी सिक्किम में। फिर आपकी है कादर और उराली और मोपला, ये जनजातियां हैं केरला में। मोपला विद्रोह भी हुआ था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी जनजाति है कुकी, जो कि पाई जाती है मणिपुर और असम में। इसके बाद खासीगार और जयंतिया, ये मोस्टली मेघालय में पाई जाती है। फिर चकमा जनजाति है, ये मिजोरम में पाई जाती है। गोंड जनजाति है, ये आपकी गोंड जनजाति पाई जाती है राजस्थान में, और इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। संथाल जनजाति झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। जुआंग, खरिया, भुइया, उराव और हो जनजाति पाई जाती है उड़ीसा में। और भूमिज जो ट्राइब है ये पहले मध्य प्रदेश में थी, फिर बाद में बना झारखंड, तो ये अब झारखंड में पाई जाती है। आपकी जो बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में, और चेचू जनजाति पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। फिर नागा जनजाति पाई जाती है नागालैंड में। मुंडा, हो, बिरहोर, ये जो ट्राइब्स हैं ये हैं बिहार और उसके आसपास का जो ये एरिया है वहां पे। कोल और भील जो जनजातियां हैं ये राजस्थान और गुजरात में पाई जाती हैं। चुक्ता, जारवा, ओंगी, निकोबारी, शाम्पनी, सेंटिनल, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ये जनजातियों का निवास स्थान मैं क्यों बता रही हूँ, इस बार एक क्वेश्चन आया था निवास स्थान से संबंधित कि कौन सी जनजाति, कौन सी, आई थिंक भील का पूछा था। इससे पहले भी दिसंबर 2018 में भी क्वेश्चन आया था जारवा जनजाति से रिलेटेड, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ की एक प्रथा बहुत ज्यादा निराली है, इसलिए ये ज्यादा
फेमस है। इसके बाद में ये सेंटिनल जो जनजाति है ये बहुत फेमस हुई थी, यहाँ पे लोगों को देखते ही मार दिया जाता था, तो ये भी काफी फेमस जनजाति हुई थी, इसलिए इसको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये जो जनजातियां हैं इनका कभी कभी निवास स्थान पूछ लेता है, कभी कभी इनकी प्रथाओं से रिलेटेड चीजें पूछ लेता है कि कौन सी जनजाति की प्रथा है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट में अब हम देखते हैं एक अभी जो करंट का एक आयोजन हुआ है जो कि हुआ है आपके तेलंगाना में। ये था एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला। किस जनजाति ने किया था? कोया जनजाति ने किया था। और इस जो सबसे बड़ा आदिवासी मेला है इसका नाम था समांका सरलाम्मा जतारा। अजीब सा नाम है ना, समांका सरलाम्मा जतारा। ये कोया जो जनजाति है इसने आयोजित किया था तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला। चूंकि करंट का है तो मैं भी पूछ सकता है। तो इसमें जो ये समांका है और सरलाम्मा है ये दो देवियां मानी जाती हैं कोया जनजाति की। मतलब इनको वीर योद्धा टाइप में माना जाता है और फिर इन्हीं की पूजा की जाती है। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जाता है, अभी किया गया था, जस्ट कुछ टाइम पहले की बात है। देन फिर आपकी कोली जनजाति है जो कि महाराष्ट्र में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने अध्ययन किया था कोली जनजाति का? पता है ना, किसने किया था कोली जनजाति का अध्ययन? जीएस घुरिये ने। किसने किया था? जीएस घुरिये ने किया था। ठीक है। फिर जनजातियों पर कौन कौन से अध्ययन किए गए, जैसे कि मैंने अभी दिया कि कोली जनजाति पे किसी ने किया था, किसने किया था? आपके जीएस घुरिये ने। तो वैसे ही आपकी भील जनजाति पे अध्ययन किया था टीबी नायक ने। टोडा जनजाति पे किया था डब्ल्यूएच रिवर्स ने। बैगा जनजाति पे किया था वेरियर एल्बिन ने। कमार जनजाति पे किया था एससी दुबे ने। और कोली जनजाति पे आपके घुरिये ने किया था। और उरांव जनजाति पे किया था एससी रॉय ने। उरांव जनजाति की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रथा है, यहाँ पे सिंदूर औरतें भरती हैं। मोस्टली पुरुष भरते हैं ना मांग, लेकिन यहाँ पे पुरुषों की मांग औरतें भरती हैं उरांव जनजाति में। अध्ययन किसने किया था? एससी रॉय ने। ठीक है। और ये जो टोडा जनजाति है जो कि अध्ययन किया था आपके डब्ल्यूएच रिवर्स ने, यहाँ पे टोडा जनजाति में भैंस संस्कृति, यहाँ पे भैंस की पूजा होती है इसीलिए इसको बोला जाता है भैंस संस्कृति। बैगा जनजाति के लोग कृषि नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इनको आप याद कैसे रखेंगे, तो मैंने एक तरीके का आप कह सकते हो एक ट्रिक बनाई है कि भील टीवी देखकर रिवर्स गियर में टोडा गए और बैग में हाथ डाला तो वैरियर निकले। देखिए, भील टीवी देखकर रिवर्स गियर में टोडा गए, बैग में हाथ डाला तो वैरियर निकले। इजी है ना, याद रखने में इजी रहेगा। नेक्स्ट की ट्रिक है, उरांव एसी लगाकर घूर रहे थे कोली को, तब तक दुबे आ गए कमरे में। उरांव एसी लगाकर घूर रहे थे कोली को, तब तक दुबे आ गए कमरे में, यानी कि कमार। ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ट्रिक बना सकते हो और इसको इजीली याद कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये ट्रिक बनाई हुई है। जहां भी याद करने में डिफिकल्ट लगे तो ट्रिक बना लिया करो। फिर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट परंपराएं और प्रथाएं। यहाँ से भी क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जारवा जनजाति है, वहां का एक फेमस प्रथा है। क्या फेमस प्रथा है? सपोज दैट कि कोई बच्चा होता है और उसका पिता मर जाता है, यानी कि उसकी माँ जो है वो विधवा हो गई, तो उस बच्चे को मार दिया जाता है। वहां पे कोई भी जनजाति का समूह का व्यक्ति उस बच्चे को मार सकता है, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। या फिर अगर कोई बच्चा है और उसका रंग गोरा हो जाए तो उसको मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो जारवा जनजाति के लोग हैं वो पूर्णतः काले होते हैं और वो गोरे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। कोई बच्चा गोरा हो जाए तो उसको जान से मार दिया जाता है। माना जाता है कि जो उसका पिता है वो दूसरे समुदाय का है, ये उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारा बच्चा है, तो इसीलिए उसको मार देते हैं जान से। फिर कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आपकी परिवीक्षा विवाह। तो ये परिवीक्षा विवाह कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है कुकी और जयंतिया जनजाति में। क्या होता है परिवीक्षा विवाह में? आपको कुछ टाइम के लिए, जो जनजातियां है कुकी और जयंतिया, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो वर और वधू है उनको परिवीक्षा पे रखा जाता है। मतलब उनको समझ लो एज ए हस्बैंड वाइफ उनको एक गृहस्थ जीवन में रहने की परमिशन दी जाती है। अगर वो उसको कंटिन्यू कर ले जाते हैं, उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चला ले जाते हैं, तो फिर उनका विवाह वैध माना जाता है।
फिर परीक्षा विवाह होता है भील, खासी, लंबाडा जनजाति में। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक प्रतियोगिता टाइप की रख दी जाती है। सपोज दैट कि कोई पेड़ है, उसमें फल लगे हैं बहुत सारे और बहुत ऊंचाई पे है, उस पर निशाना लगाना कर दिया। इस तरीके से परीक्षाएं ली जाती हैं, जो श्रेष्ठतम रूप से उसमें सिद्ध होता है तो वो जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। ये भील और खासी जनजाति में होता है। फिर हरण विवाह, एक टाइम होता है, एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम होता है, वहां पे लड़की को उठा ले जाते हैं और फिर उस विवाह को वैध माना जाता है। ये कहाँ पे होता है? मुंडा हो और विरभोर जनजाति में। नेक्स्ट है आपका लेविरेट प्रथा। लेविरेट प्रथा पाई जाती है थारू, भील, खरिया और खस जनजाति में। लेविरेट प्रथा क्या होती है? तो जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है, उसका हस्बैंड मर जाता है, तो जब वो अपने देवर से या फिर अपने जेठ से शादी कर लेती है, मतलब अपने पति के एल्डर ब्रदर से या अपने पति के यंगर ब्रदर से जब वो शादी कर लेती है तो उसको बोलते हैं लेविरेट प्रथा। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे होती है? थारू, भील, खरिया और खस जनजाति में। दूध लौटावा या फिर विनिमय विवाह, ये कहाँ पे होती है? तो ये आपकी पाई जाती है गोंड और कुकी जनजाति में। क्या होती है कास्ट? जो ये प्रथा होती है, ये क्या होती है? तो इसमें माना जाता है कि जिस घर से लड़की ली जा रही है उस घर को लड़की दी जाए। मतलब कि एक तरीके से उन्होंने अपनी लड़की पालन पोषण करके हमको दी, तो उनकी क्षति हो गई ना उनके परिवार में, तो अब हम भी उसी घर में अपने घर की एक लड़की को दे देंगे तो वो क्षति पूर्ति हो जाएगी। एक तरीके का विनिमय विवाह होता है, क्रॉस कजिन मैरिज जो नहीं होता है, तो ये होता है आपका गोंड और कुकी जनजाति में। इसको बोलते हैं दूध लौटावा विवाह। अपराधी जनजातियां कौन कौन सी हैं, इनको घोषित किया गया है। अपराधी जनजाति जो यूपी के कोरबा और चेरू जनजाति है, इनको बोला जाता है अपराधी जनजातियां। नेक्स्ट आपका जो कस्टम है वो है परिहार। ये क्या होता है? इसमें इसको दिया था आपके टायलर ने और बाद में फिर इसको यूज किया गया। ट्रोबियंडा में भी देखा गया कि ये पद्धति पाई जाती है भाई बहनों में, और टायलर ने इसका अध्ययन किया था मलेनेशिया के मातृवंशीय समूह में। वहां पे टायलर ने देखा कि जो सास और दामाद हैं, इनके बीच में दूरी का रिलेशन पाया जाता है। परिहार का मतलब होता है दूरी के रिलेशन, सामाजिक दूरी बनाई जाती है ताकि रिश्तों की गरिमा बनी रहे। तो जैसे कि सास दामाद हो गया, और बहू का उसके ससुर से थोड़ा दूरी का रिश्ता होता है, जेठ से दूरी का रिश्ता होता है, तो ये परिहार संबंधों में आता है, जहां पे सामाजिक दूरी इसलिए बनाई जाती है ताकि जो रिश्तों की गरिमा है वो बनी रहे। ऐसे ही ट्रोबियंडा द्वीप समूह में भाई बहन में परिहार होता है। भाई बहन आपस में किसी तरीके की बातचीत नहीं करते हैं, सामने नहीं आते हैं, तो ये प्रथा वहां भी पाई जाती है। नेक्स्ट रिलेशनशिप है परिहास। परिहास क्या होता है? इसका अध्ययन किया था रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया कि मेनली कुछ रिश्ते होते हैं जिनमें कि हम बहुत ही क्लोज्ड हो जाते हैं, बहुत ही घनिष्ठ हो जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया देवर भाभी का संबंध, बहुत ही घनिष्ठ होता है, आपस में जोक्स होते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। वैसे आपका जीजा साली का रिलेशनशिप कि आपस में आप मजाक भी कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ संबंध होते हैं जिनमें हम बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, जिनको बोला इन्होंने जोकिंग रिलेशनशिप ब्राउन ने। फिर आपका जो नातेदारी का जो प्रथा है वो है माध्यमिक संबोधन। ये दिया था टायलर ने। क्या होता है कि हम कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, उसके बजाय उसको कुछ और कह के बुलाते हैं। मोस्टली अपने इधर औरतें ज्यादा करती हैं, अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती हैं। हस्बैंड के नाम की जगह पे कभी कभी क्या बोलती देती हैं कि जो लड़के का नाम है, लड़के के पापा, सपोज लड़के का नाम है पप्पू, तो हो गया पप्पू के पापा। तो इस तरीके से ये होता है माध्यमिक संबोधन कि किसी का नाम न लेकर के उसकी जगह पे हम किसी दूसरे से कोरिलेट करके उनको संबोधित करें। तो ये हो गया माध्यमिक संबोधन। देन फिर होता है पितृस्वश्रिय। ये क्या होता है? ये पाया जाता है टोडा जनजाति में। इसमें क्या होता है कि जो बुआ होती है यानी कि बहन
बहन को बहुत ज्यादा महत्ता दी जाती है और बुआ ही बच्चों का नामकरण करती है टोडा जनजाति में। तो ये प्रथा कहलाती है पितृस्वश्रीय। फिर सहकष्ठी प्रथा, या फिर इसको आप कुवैड प्रथा भी बोल सकते हो, या इसका दूसरा नाम है ब्याज प्रसवा या फिर ब्याज प्रसूति। ये पाई जाती है टोडा और खासी जनजाति में। क्वेश्चन आया था इस बार, इंपॉर्टेंट है, ठीक से याद करना। ये पाई जाती है आपकी टोडा और खासी जनजाति में। और ये होती क्या है, तो इसमें माना जाता है कि जिस भी पुरुष का बच्चा है वो अपनी पत्नी के साथ जब तक वो जो एक होता है प्रसव काल के बाद का जो एक टाइमिंग, उसको जितने कष्ट उसको होते हैं उतने ही कष्ट उसको महसूस कराए जाते हैं, उसको उसके साथ ही रखा जाता है। मेनली ये क्यों किया जाता है, देखिए क्या होता है कि बहुपति विवाह की प्रथा होती है। एक स्त्री का विवाह हो जाता है 4-5 लोगों से, तो अब उसमें किसका बच्चा है ये उसका निर्धारण कैसे होगा। तो जो भी सहकष्टी प्रथा या कुवैड प्रथा को पूरा करता है, मान लिया जाता है कि ये इसी का पुत्र है। तो उसमें मतलब कि जब तक एक प्रसव काल के बाद का एक निश्चित समय होता है, जब तक स्त्री को जितने कष्ट होते हैं उन्हीं के साथ ही उस पुरुष को भी साथ में रखा जाता है। मतलब अपने पत्नी के कष्टों का आधा आधा भुगतान, इसी को बोलते हैं सहकष्ठी, साथ में रखना, उसको साथ साथ ही उसके दुखों में भागीदार मानना। फिर क्या है, वृद्ध तंत्र की प्रथा पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, एस्किमो जनजाति में। इसमें क्या होता है, तो इसमें ये जो एस्किमो जनजाति है ये अपने माता पिता का ज्यादा सम्मान नहीं करते हैं। ये लोग जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसको मार करके खा जाते हैं, है ना, बहुत अजीब सी प्रथा। तो यहाँ पे वृद्ध तंत्र की प्रथा पाई जाती है एस्किमो जनजाति में। देन फिर पॉटलेच। पॉटलेच क्या है, ये जो वर्ड दिया पॉटलेच, ये दिया मार्शल मॉस ने, और ये पाई जाती है आपकी बैगा जनजाति में। इसको यूज किया बाद में मेलेनोवस्की ने, पॉटलेच प्रथा को बताया मेलेनोवस्की ने। क्या होता है, जो जनजातियां एक तरीके का भोज आयोजित करती हैं, बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया, और फिर अपने विरोधियों को भी बुलाते हैं, जो उनके अगेंस्ट लोग होते हैं उनको भी बुलाते हैं, और फिर वहां पे अपनी जो सबसे महंगी महंगी चीजें हैं, बहुत महंगी महंगी मूल्यवान चीजें हैं, उनको नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है। क्यों, झूठा दिखावा, सम्मान। यहीं पे एक टर्म आती है प्रदर्शनीय उपभोग, तो उसको आप बोल सकते हो कि ये एक तरीके का प्रदर्शनीय उपभोग होता है, वेबलन ने दिया था। तो पॉटलेच में अपनी मूल्यवान वस्तुओं को अपने शत्रुओं के समक्ष नष्ट किया जाता है, ये प्रूफ करने के लिए कि हम बहुत अधिक समृद्ध हैं, बहुत अधिक अमीर हैं। एक तरीके का भोज होता है। फिर कुला विनिमय। कुला विनिमय तो सबको पता होगा, किसने दिया है, किसने दिया है, मेलेनोवस्की ने। और ये होता क्या है, खुला विनिमय एक तरीके का लेन देन का संबंध होता है, जिसमें रिश्तेदारी में एक तरफ एक होता है सैलवा, जो हार होता है उसको बोलते हैं शैलवा, और एक होता है बाजूबंद जो कि होता है मौली। ये शंख के आभूषण होते हैं दोनों, और इनका आदान प्रदान किया जाता है। अगर एक लोग शैलवा देते हैं तो दूसरे लोग मौली देते हैं, ठीक है। ये मेलेनोवस्की ने बताया। फिर लाबोला प्रथा। लाबोला प्रथा विवाह के समय होने वाली एक प्रथा है। स्त्री जो होती है घर की, वो लाबोला एकत्रित करती है लोगों से, और उसके बाद अपनी पुत्री को दे दिया जाता है जिसके भी घर शादी होती है। और फिर जो लड़के का पिता होता है, वो जितनी भी लाबोला मिलती है, यानी कि विवाह के अवसर पर जितनी भी भेंट मिलती है, उसको वहां पे उपस्थित सभी लोगों में बराबर बराबर बांट देता है। तो एक तरीके की विवाह के अवसर पर दी जाने वाली ये भेंट होती है। अब जनजातियों की समस्याएं देख लेते हैं। क्यों आखिर जनजातियां इतना अधिक परेशान रहती हैं? तो मुख्यतः जो जनजातियों की समस्या है वो है इनकी भूमि अधिग्रहण, या फिर इनके अधिकारों का हनन किया जाता है। मोस्टली
अभी क्या है कि इतना औद्योगिकीकरण हो गया है कि हर जगह पे उद्योग लगाए जा रहे हैं। वनों को काट काट के ये जो लोग आदिवासी लोग हैं, वहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, उनको वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। उनकी भूमि छीनी जा रही है। भूमि पर उनका जन्मजात अधिकार वो लोग मानते हैं, लेकिन उनकी भूमि को छीना जा रहा है। तो एक तरीके से उनके भूमि अधिकारों का हनन हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। देन फिर उनके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उनको नहीं करने दिया जा रहा है। जो प्राकृतिक संसाधन है, वन, जल और जो अन्य जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन पे उनका जन्मसिद्ध अधिकार वो मानते हैं, उनका अधिकार उनको नहीं मिल रहा है। उन पे जो उद्योगपति हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, वो लोग विकास कार्यक्रमों के लिए उन पे अधिकार जमा चुके हैं और जनजातियों को उनका उपयोग नहीं करने दिया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से वंचित किया जा रहा है उनको। इसके पीछे का कारण क्या है? विकास परियोजनाएं। जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और जो आपकी विद्युत परियोजनाएं होती हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, विकास के नाम पर जनजातियों को विस्थापित किया जा रहा है। वहाँ के जंगलों को काटा जा रहा है, वहाँ के जो जनजातीय गांव हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। तो एक तरीके से विकास के नाम पर जनजातियों का बहुत अधिक विस्थापन होता है। विकास विस्थापन का कारण बन रहा है। इसके पीछे भी रीजन है कि जो जनजातियां हैं बहुत भोली होती हैं। बहुत भोली क्यों होती है? क्योंकि ये अशिक्षित होती है। इनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है, जागरूकता नहीं होती है। तो जब जागरूकता नहीं होती है तो ये जब संपर्क में आती हैं दूसरे लोगों के, तो इनका शोषण होता है। इससे बचाव के लिए आपके जो वेरियर एल्बिन हैं, इन्होंने कहा कि जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाए, इनको बिल्कुल अलग रख दिया जाए। अलग क्यों? ताकि इनका शोषण ना कर पाए कोई, और ये जो जनजातियां है ये सुरक्षित रहे, इनके अधिकारों का हनन ना हो। कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट हैं जो कि मैंने नोट किए हुए हैं, तो देख लेते हैं। जनजातियां टोटल जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसका 8.14% है, और जो इंडिया का कुल क्षेत्रफल है उसके 15% पर जनजातियों का निवास है। जो जनजातियों की कुल पॉपुलेशन है, जनजातियों के कुल पॉपुलेशन, ठीक है, उसका 52% गरीबी रेखा से नीचे है। यानी कि अगर मान लो कि 10 जनजातियां हैं तो उसमें से आपकी 7 या 6 के आसपास कुछ 6 गरीब हैं। 52% जनजातियां गरीबी रेखा से नीचे हैं। और ये जो टोटल पॉपुलेशन है इसमें से 42.2% कामकाजी जनजातियां हैं। वो कैसी कामकाजी हैं? तो ये जो 42.2% है, इसमें से आधे कृषक हैं, लगभग 54%, और 1/3 यानी कि लगभग 32% कृषक मजदूर हैं, जो खेती में ही मजदूरी करते हैं। जनजातियों के विस्थापन को रोकने के लिए उनको कुछ सुविधाएं दी गई, कुछ योजनाएं चलाई गई और कुछ मंत्रालय बनाए गए। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है जनजातीय विपणन हेतु, मतलब कि वो अगर कोई कृषि कर रहे हैं तो उनके विपणन के लिए ट्राइफेड चलाया गया। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म मुझे बताइएगा। ट्राइफेड का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताइए ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वैसे तो ये गांवों के लिए चलाया गया, लेकिन इसमें जनजातीय गांवों को भी समाहित किया गया, जनजातियों के कल्याण के लिए भी उनको इसमें समाहित किया गया। देन फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आदिवासी मामला मंत्रालय। आदिवासियों के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई, अलग मंत्रालय बनाया गया, उसका नाम दिया गया सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। इसको दूसरा नाम भी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसका कब गठन हुआ था? 1999 में, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ फैक्ट ही हैं। आपका जो पंजाब और हरियाणा है, यहाँ पे एक भी जनजाति नहीं है, एक भी ST ट्राइब नहीं है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां हैं। संख्या में अगर कभी भी पूछे कि सर्वाधिक संख्या में जनजातियां कहाँ पे हैं, तो वो है मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक प्रतिशत में जनजातियां कहाँ पे हैं, तो वो है आपका मिजोरम में। सर्वाधिक प्रतिशत में जनजातियां कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो है लक्षद्वीप में। ये मिजोरम और लक्षद्वीप में लगभग 95%, 94% के कुछ इक्वल जनजातियां पाई जाती है, और संख्या में मध्य प्रदेश है। भील जनजाति जो है ये सबसे बड़ी जनजाति है, देश की सबसे जो लार्जेस्ट ट्राइब है संख्या में, वो भील है।
अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख युवाग्रह हैं जनजातियों के। युवाग्रह होते क्या हैं, पहले यही समझ लेते हैं। तो अपने इधर जैसे होते हैं सुधार गृह, बोस्टर स्कूल वगैरह जो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे सुधार गृह बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो जनजातियों के लिए भी होते हैं युवा गृह, जो इनकी जो युवा पीढ़ी है उनको उनके सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराती है, ताकि जो नई पीढ़ी है वो विचलित ना हो, अपने मूल्यों से हटे ना, वो ठीक तरीके से उनमें संस्कार आए, वो अपराधी ना बने और अपनी संस्कृति को फॉलो करें। तो एक तरीके से सुधार गृह का ही रूप होता है युवा गृह, जो कि इनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, सांस्कृतिक प्रशिक्षण के लिए ये बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं युवा गृह प्रमुख? गोंड जनजाति में पाया जाता है घोटुल, मुंडा हो बिरहोर जनजाति में पाया जाता है गीतियोरा, ओरांव जनजाति में पाया जाता है घुमकड़िया, भोटिया जनजाति में पाया जाता है रंगभंग, चुबांग जनजाति में पाया जाता है दरबार। ये हैं युवा गृह। इसके बाद कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 275 इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनजातियों को विशेष सहायता के लिए अनुदान देगी, अनुदान राशियां। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? 275। आर्टिकल 325 में जनजातियों को वोट देने का अधिकार दिया गया है कि तुम वोट कर सकते हो। आर्टिकल 330 में जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है और आर्टिकल 332 में विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 335 में नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया है और आर्टिकल 338 में राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है जो कि जनजातियों का उनके हितों की देखरेख के लिए होगा। अब एक है झूम कृषि, ये कहाँ पे की जाती है? नागा में। मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 330 और 332 लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण है। कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन है। कितने परसेंट रिजर्वेशन है जनजातियों का? हाउ मेनी परसेंट रिजर्वेशन? इसमें आपको बताना है कि कितना विधानसभा में है और कितना लोकसभा में है। जनजातियों को कितने प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया गया है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो आई होप मैंने काफी सारी चीजें इसमें कवर करी है, फिर भी शायद कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। एंड वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कई सारे लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। जो लोग न्यू हैं, जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पक्का चेक कर लेना। यहाँ पे काफी सारी चीजें मैं आज डालने वाली हूँ लिंक में। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उनकी मैं लिंक डालूंगी, तो चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा यहाँ पे काफी सारा मटेरियल। जो लोग न्यू है चैनल पे, जो लोग पुराने हैं तो उनको तो पता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।